शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढ़दावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हमारा एक विशेष सत्र है। इस विशेष सत्र में हमारे साथ उपस्थित है वैद्या नीलोफर शेख मैडम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है JS आयुर्वेद कॉलेज नडियाद गुजरात से। तो मैडम वेलकम, स्वागत है आपका। काफी दिनों से एक सेशन मैडम का करवाना था और इसी के चलते आज हमने खासकर ये आयोजित किया है। तो आयुष दर्पण की तरफ से भी मैं आपका यहाँ पर इस सत्र में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि हमें पता है, हम लोग आयुष दर्पण पर स्त्री रोग परिचर्चा करके एक यूनिक कंसेप्ट चलाते हैं, जिसमें भारत भर के वैद्य यहाँ जुड़ते हैं और संभाषा यहाँ चलती है, अलग अलग सत्र चलते हैं, केस डिस्कशन होता है। तो ऐसे ही यूनिक कंसेप्ट में अगर आप भी अपना सहभाग दिलाना चाहते हैं, आप भी अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा 9410379397 पर। तो डॉक्टर नीलोफर शेख मैडम के बारे में बताना, तो मैडम एक्टिव है बहुत ही, काफी सारे रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हैं, काफी सारे संगठनों से वो जुड़ी है और उनका सोशल वर्क भी बहुत रहता है। जैसे अलग अलग अभी इस वेबिनार सीरीज में भी हमारे साथ भी पहले भी जुड़ चुकी थी। तो फिर से एक बार इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं मैडम का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा एक यूनिक विषय है कि एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस। जैसे आयुर्वेद में हमारे अष्टविध निदान या अलग अलग निदान आयुर्वेद में चरक आचार्य सुश्रुत आचार्य ने वर्णन किए हैं। हम दर्शन स्पर्शन परीक्षा से ही रोगों का निदान करते हैं और परीक्षाओं का भी प्रकार हम लोग यहाँ पर जैसे अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं। वैसे ही बहुत बार ऐसे होता है कि आधुनिक जो भी सारे इन्वेस्टिगेशंस है, लाइक पैप्समियर हो या USG हो, मैमोग्राफी हो, जो भी है, तो इनका किस प्रकार से प्रयोग, कौन सी कंडीशन में हमें पेशेंट्स को, रुग्णों को कहाँ भेजना चाहिए, ये बहुत हमारे पास संभ्रम की स्थिति हो जाती है कई बार तो बिना हम लोग ऐसे ही मतलब इन्वेस्टिगेशंस करके, आजकल तो पेशेंट्स खुद आते हैं कि हमने ये इन्वेस्टिगेशंस कर लाए हैं। तो आजकल तो गूगल का जमाना है, बट फिर भी इनका एक अपना महत्व है। तो इसी को यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने वाले हैं डॉक्टर नीलोफर मैम। तो आपका स्वागत है और आप अपना व्याख्यान शुरू कीजिए प्लीज। So thank you so much, ma'am. Good afternoon to all. First of all, on this platform, I would like to thank Ayush Darpan Foundation and especially Professor Dr. Shilpa ma'am for providing such a wonderful opportunity to discuss about the investigations related to gynecology. And here I like to share the PowerPoint presentation for further detail. Madam, is it visible? Yeah, you can share. Yeah. Okay. Just make it full screen. Yes. Now it's okay. Yeah. So the topic of discussion is investigation and the importance in gynecology. So gynecology जो हम बात करते हैं ना स्पेसिफिकली, तो बहुत ही जरूरी है। Like according to my opinion, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करा के फिर द कोज ऑफ डिसीज उसको फाइंड आउट करके फिर हम अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, तो एक सक्सेसफुल चिकित्सक
के रूप में हम जितने डिसीज की पूरी अच्छे से मतलब उसकी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि हम पेशेंट के साथ उसके लाइक विदाउट इन्वेस्टिगेशन ब्लाइंडली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोज ऑफ द एनी डिसीज एंड अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ द डिसीज वी हैव टू प्लान अवर ट्रीटमेंट। सो हियर I divided the investigations related to gynecology into parts, like first that is the laboratory studies and second one is the imaging studies, because जब भी हमें किसी गायनिक डिसीज को ट्रीट करना है तो लेबोरेटरी स्टडीज और इमेजिंग स्टडीज दोनों साइमल्टेनियसली करवाना रहता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हार्मोनल ऐसे करवाएंगे या फिर कोई इमेजिंग स्टडी करवा ली और उसके अकॉर्डिंग हमने उसका कोज है वो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जो भी कंडीशन है उसमें जो भी नेसेसरी है लाइक लेबोरेटरी स्टडीज और इमेजिंग स्टडीज दोनों साइमल्टेनियसली पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए। सो फर्स्ट हम देखेंगे रूटीन लेबोरेटरी स्टडीज इन दी गायनिकोलॉजी। तो देयर आर सम हार्मोनल एसेज लाइक सीरम FSH, LH, सीरम AMH, एस्ट्राडियोल, तो ये सब रूटीन में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है और कौन से टेस्ट है तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को अननेसेसरी टेस्ट है वो भी हम एडवाइस कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड वी हैव टू एडवाइस द इन्वेस्टिगेशन। सो द कॉमन प्रॉब्लम्स in gynec, that is the irregular menses, or nowadays there is the most prevalence of the PCOS. So in cases of secondary amenorrhea also we have to advise serum FSH, serum LH and the serum prolactin. But ये जो हार्मोनल ऐसे है वो कब करवाना है, तो that is to be done on the third day of the menstruation cycle. Like हमें कभी भी नहीं करवाना रहता है, बिकॉज ये जो वैल्यू है FSH, LH, प्रोलैक्टिन की वो अकॉर्डिंग टू दी डेज ऑफ द साइकिल चेंज होया करती है। तो मीन्स थर्ड डे ऑफ मेंस पेशेंट को इरेगुलर मेंसेस के साथ साथ पेशेंट ओबेस है, देन यू हैव टू एडवाइज द थायराइड फंक्शन टेस्ट, बिकॉज hypothyroidism as well as hyperthyroidism both are responsible for the irregular menstruation as well as amenorrhea. If it is the case of PCOS, like आपको clinically features मिल रहे हैं कि ये patient को PCOS है, then fasting glucose test is also indicated. Second thing, PCOS में भी अगर patient has the complaint of hirsutism, that means excessive facial hair growth, then you have to advise serum testosterone and the DHEAS. Otherwise there is no need of this serum testosterone and the DHEAS. To confirm the menopause, premature ovarian failure, because like जब पेशेंट हमारे पास 40 या 40 आता है और उस टाइम पे इरेगुलर मेंसेस है या एमेनोरिया है, सो in that case to confirm the menopause also तो क्या रहता है कि ड्यूरिंग मेनोपोज और बिफोर द मेनोपोज सीरम FSH का लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लाइक द वैल्यू इज मोर देन 40। सीरम एस्ट्राडियोल है उसका लेवल कम होगा, सीरम AMH है वो भी कम होगा। AMH मीन्स एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, तो उसका लेवल है वो भी कम हो जाता है। और दूसरी एक कंडीशन है दैट इज द प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, लाइक जब हम इनफर्टिलिटी पेशेंट को ट्रीट करने के समय पे अगर उसकी एज 35 के अराउंड है और इम्यूनिटी हो गया है तो अगेन वी हैव टू एडवाइज दिस सीरम AMH, बिकॉज AMH लेवल है वो उसका ओवेरियन रिजर्व है वो सजेस्ट करता है। अगर ओवेरियन रिजर्व कम है देन अगेन AMH विल गो डाउन।
सो हम यहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन्स की बात की, FSH और LH, तो बेसिकली इट शुड बी एडवाइज ऑन द थर्ड डे ऑफ द साइकिल। और जब हार्मोन्स का जब हम एनालिसिस करवा रहे हैं तब खास तो पेशेंट शुड नॉट टेक दिस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लाइक अगर पेशेंट की हिस्ट्री है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटिन्यू कर रहा है, then it will interferes with the hormones. Then first we have to stop that pills, and then after you can advise this hormonal assay. And the second thing, if FSH level is greater than 20, then it indicates the premenopausal state, or it may be because of the premature ovarian failure. Like अगर लो FSH है, so in cases of low FSH, it indicates the ovaries are not making enough eggs, pituitary is not working properly, and there may be some problem with the hypothalamus. Here one thing, that is the underweight. Like if patient is lean and thin, then again there will be the chances of low level of FSH. अगर हम Slides not moving. Slides. not Is it first slide only? no ma'am. It's not moving. Let me check. Yeah, just repeatedly once again share, please. Yes, ma'am. उसको full screen करेंगे? Yeah, it's okay now. Yes. So the introduction, then now is it okay, ma'am? Yeah. Yes. Okay. So what I told previously, that in gynecology investigation we can divide it into two parts. That one is laboratory studies and second one is imaging studies. Here in a routine laboratory studies, hormonal assays like FSH, LH, prolactin, which are indicated specifically on the third day of the menses. If a patient has the obesity, then you have to advise thyroid function test. And like if hirsutism, then androgen profile is indicated. To screening of the menopause or the premature ovarian failure, here serum FSH, AMH and estradiol is indicated. Next, in a low level of FSH, yes. Coming to this slide, here underweight. If a patient is lean and thin, then again FSH will be low. Like in Ayurveda, there is one Univapat, that is the Arajik Shaya. So in Arajik Shaya, we can correlate it as the low FSH condition. Likewise, high LH level, it suggests the anovulation and the PCOS. If the LH level is low, then again it indicates the pituitary malfunction, then malnourishment and under stress. Like stress is also responsible for the hormonal fluctuation. In Ayurveda, there is one quote, that is Saumanasya Garbhadharanam Sreshtam. So without stress, like stress is responsible for this hormonal imbalance, we can indirectly correlate this thing with this hormonal imbalance. In PCOS, there will be the altered ratio of LH and FSH. Like LH will elevate it and the FSH will go down. So with this hormonal assay, we can find out the condition or the cause of the disease. Here you can see the normal value of the FSH. And Dr. Nilofer, you say it is again stuck to one slide. Introduction on. only introduction, ma'am. Yes, ma'am. बस उसको थोड़ा सा ये करना होगा, स्लाइड करना होगा मैडम, शायद क्लिक नहीं हो पा रहा है बराबर से उस पे। हम यहाँ से मूव हो रही है, मैंने जो किया ना इसमें वो मूविंग बता रही है। ओके, इंटरनेट स्लो होता है तो भी होता है ऐसे इंटरनेट से। मैं थोड़ा उसको ना चेंज कर लेती हूँ, ये मोबाइल डेटा चेंज करती हूँ शायद। हाँ, इंटरनेट वीक होगा तो भी होता है। हाँ
डॉक्टर नीलोफर पूरी स्क्रीन शेयर करोगे ना तो मूव कर जाएगा। अभी शायद वो एक सिंगल पेज आपका शेयर हो रखा है, पूरी स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है मैम। Yes, ma'am. Now it is okay, I think. Is it okay? Yes, yes, ma'am. Okay, fine. Sorry for inconvenience. Again, the normal value of FSH and the abnormal one as per the shown on the slide. Here the alleged normal value according to the different phase of menstrual cycle. During follicular phase, it is about 1.37 to 9 international unit per liter. So basically, we have to concern about the third day value of the alleged third day, specifically menstrual third day of this alleged value to find out any kind of the abnormality. The third common hormone, that is the prolactin. So again, the high level of prolactin suggested the galactorrhea, or it is termed as the hyperprolactinemia. Sometimes there is no symptom or the sign of galactorrhea, but still prolactin level is high. Then for that we have to advise the patient to do this serum prolactin test, specifically in cases of amenorrhea and the PCOS. So the causes of raised prolactin is because of the stress, some drug therapy, even hypothyroidism, macroprolactinemia, hypothalamic pituitary pathology. Like if there is a pituitary adenoma, then again there will be the raised value of the prolactin. So here prolactinoma, there is a benign tumor which is responsible for the raised prolactin. Then anorexia, there are some drugs which are used to treat the depression, psychosis, high blood pressure. They altered the level of prolactin. So whenever you advise the serum prolactin, and if it is high, then we have to take this history also. Like patient should ask about some medication, then we can find out the proper cause of this hyperprolactinemia. Some kidney disease, liver disease, polycystic ovarian disease, most of the cases, like in often hyperprolactinemia is associated with the polycystic ovarian syndrome. So the normal range of the prolactin in the non-pregnant females is about 2 to 29. So greater than 29 nanogram per ml, then we can consider it as the hyperprolactinemia. Likewise, in a pregnant females, it is reached up to 2.9 nanogram per ml. In a low prolactin, so some drugs which cause the low levels of the prolactin, like the dopamine, levodopa, and the ergot. Then androgen profile. As I already told that if a patient has the symptoms or the sign of the androgen excess, like the hirsutism, acne, then you have to advise the serum testosterone and DHEAS, in case specifically in the disease of PCOS, right? Serum estradiol, again it is a important hormone to assess the reproductive function, like during the normal reproductive age, the normal value of this serum estradiol is between 15 to 350 picogram per milliliter, and after the postmenopause it suddenly goes down up to 10 mg per pg per ml. Like menopause की condition establish हुई है कि नहीं, that we can confirm with the help of serum estradiol level. And again in a younger age, if a patient is having the precocious puberty, then serum estradiol level will rise. So here there are the some conditions where estradiol levels are higher than the normal, and these are the early puberty, ovarian tumors, hyperthyroidism, and the cirrhosis of the liver. Likewise, the lower
or lower value of the serum estradiol in cases of menopause, Turner syndrome. Specifically, in cases of primary amenorrhea, we have to advise serum estradiol level. In ovarian failure, premature menopause, polycystic ovarian disease, again, in PCOS, serum estradiol level will low. The last hormone, that is serum AMH, that is anti-Mullerian hormone. So basically, there are three conditions which we can diagnose with the help of serum AMH. First one, that is PCOD. Second one, that is menopause, and third one, that is the premature ovarian failure. So in cases of PCOD, AMH level will high. So because the production of AMH is highest in pre-antral and small antral stages, like less than 4 mm. So in PCOD, the size of follicle is about 4 to 8 mm. So it will increase the secretion of AMH. In cases of PCOS, AMH will rise. Likewise, in cases of menopause, like because of there is no any antral follicle. Menopause में क्या होता है कि जो भी ovarian reserve है वो अभी नहीं है. There is no any follicle, empty ovary. So next for XT, AMH का जो लेवल है वो उसमें डाउन रहेगा, कम मिलेगा. और ऐसे ही प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, ज्यादातर AMH है वो इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हम उसे एडवाइस करते हैं. पेशेंट की एज 35 है या ग्रेटर देन 35 है और हमें ये जानना है कि ओवेरियन रिजर्व कितना है, देन वी हैव टू एडवाइस AMH. सो दिस इज द नॉर्मल एज वेल एज abnormal value of AMH. Now coming to imaging studies. So with the hormones and with the laboratory studies, we have to advise some imaging studies to find out the cause of the disease. Now there are pelvic USG, HSG, MRI or CT scan. These are the common imaging studies that we have to advise to find out the cause related to gynec or gynecology. So first there is the pelvic USG. तो पेशेंट को हम USG एडवाइस करते हैं. स्पेसिफिकली अगर menstrual abnormality है और cause of infertility को जानना है, then we have to advise it on day third day of USG is indicated. So pelvic ultrasound में भी there are two methods like transabdominal and transvaginal. If a patient is unmarried and like in a younger age, then we have to advise transabdominal sonography, USG abdomen. If patient is married, then you can advise transvaginal sonography. Again, transabdominal आणि तू हर sonography खबर ठेवत जा प्रवीण नाडीची. आला रे भाऊ टेलिग्राम ने मैसेज. सोनोग्राफी है तो पेशेंट को ये रहता है कि उसको वाइडिंग ऑफ यूरिन नहीं करना है, फुल ब्लेडर रख के उसकी सोनोग्राफी होगी. ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है तो पेशेंट को वाइडिंग ऑफ यूरिन करवाना रहता है. Though it is a small things, but we have to inform this things to the patient. Sometimes patient को पता नहीं रहता है और वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवानी है, फुल ब्लेडर होके जाता है. So you have to suggest the patient, like जब भी सोनोग्राफी में जाना है तो वाइडिंग ऑफ यूरिन इज मस्ट. सो सोनोग्राफी में USG, एडनेक्सा एंड दी यूट्रस ऐसे करके ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है वो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं. USG एडनेक्सा मीन्स द पेरिफेरी ऑफ द यूट्रस लाइक ओवरी एंड द फैलोपियन ट्यूब. अगर उसमें कोई एनोमली है देन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ USG एडनेक्सा. There are the common anomalies or the things which we can find out in the USG adnexa. These are the simple ovarian cyst, hemorrhagic ovarian cyst, hydrosalpinx, and last one that is the PCOD. Right? PCOD है तो उसमें आप देखें here you can find out the small follicles arranged periphery to the ovary. Sometimes क्या रहता है कि PCOD के चेंजेस की शुरुआत है, that is the initial stage of the changes of the PCOD. Then उस टाइम पे जो ओवेरियन वॉल्यूम है और ओवरी की साइज है वो इंक्रीज होती है. तो सोनोग्राफी के रिपोर्ट में अगर ओवेरियन वॉल्यूम ज्यादा है या फिर ओवरी की साइज इंक्रीज्ड है
then we can consider it as the changes of PCOD. हेमरेजिक सिस्ट है तो वहां पे जो भी रिटेन्ड फ्लूइड है उसका कलर डार्क ब्राउन कलर रहता है और वो सोनोग्राफी के रिपोर्ट में लिखे हुए आता है, ठीक है। देन यूएसजी यूट्रस, यूएसजी यूट्रस से भी काफी डिसीज्ड कंडीशन है, वी कैन फाइंड इट आउट, लाइक एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस वो भी आजकल बहुत ही उसके केसेस हैं, वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। उसमें क्या रहता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसका ग्रोथ मायोमेट्रियम में होता है, सो दैट इज द एडेनोमायोसिस फाइब्रोइड यूट्रस। सो वी कैन find out the size of the fibroid and the site of the fibroid with the help of USG। मतलब कि सब म्यूकोसल फाइब्रोइड है, सब सीरस फाइब्रोइड है या फिर इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है। देन अकॉर्डिंग टू द साइट एंड द साइज ऑफ द फाइब्रोइड वी कैन प्लान द ट्रीटमेंट। Third condition, that is the uterine hyperplasia, specifically in cases of DUB or the excessive bleeding, we have to advise USG। और अगर excessive bleeding है, uterine hyperplasia है, then further we can advise DNC, dilatation and the curettage or the endometrial biopsy to rule out the malignant condition। तो ये जो फाइब्रोइड यूट्रस है वो उसमें भी पेशेंट कंप्लेन क्या करके आता है कि या तो फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग है या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, देन यू हैव टू एडवाइस यूएसजी यूट्रस। सेकंड, दैट इज द HSG hysterosalpingiography। अगेन it is the very useful test to find out the tubal patency as well as the any congenital anomaly in the uterus। like HSG है वो ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है कि नहीं उसे फाइंड आउट करने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और सेकंड थिंग के यूट्रस में कोई एनोमाली है, लाइक सेप्टेड यूट्रस, यूनिकॉर्निएट यूट्रस एक्सेट्रा। इंडिकेशंस ऑफ HSG आर infertility, congenital uterine anomalies, recurrent miscarriage, abnormal uterine bleeding, any diagnosis of uterine mass, specifically fibroids, evolution following pelvic trauma. So these are the indications. Contraindications are pregnancy, bleeding, immediate premenstrual or the postmenstrual phase, any sensitivity of the dye, then we can't advise this hysterosalpingiography। अब पेशेंट को हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी एडवाइस करनी है तो कब करेंगे? तो दैट इज टू बी डन विद इन 14 days, लाइक बिफोर द ओव्यूलेशन। ज्यादातर मैक्सिमम पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि विद इन 10 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन दे कैन परफॉर्म दिस HSG। उसमें क्या रहता है कि जो ओस है वो ओपन रहेगा, इजीली प्रोसीजर भी हो जाती है और इवन ओव्यूलेशन नहीं है तो वो प्रेगनेंसी को भी हैम्पर नहीं करता है। There are some advanced investigations to find out the causes of the various abnormal conditions related to gynecology, like hysteroscopy and the laparoscopy। Again, hysteroscopy है, it is the procedure that can be used for the diagnosis as well as treatment purpose, like in case specifically in cases of infertility and the abnormal bleeding। There are some conditions like adhesion, specifically in Asherman syndrome, where there is the adhesions in the uterus. Then we have to advise hysteroscopy and during the adenolisis. Specifically in malignant conditions, like with the help of clinical findings and the examination, you can correlate these things, like it is the condition of malignancy, then only you have to advise MRI and the CT scan। Now the investigation protocol for the infertility patient। So this is the here you can see that the causative factors of female infertility। So to find out the cause of the female infertility we have to advise some investigations। First, we have to rule out the male factor first, like we have to advise semen analysis। कई बार क्या होता है कि
पेशेंट जब हमारे पास ओपीडी में अप्रोच करते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट, तो फीमेल की पूरी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल सब कुछ हो चुकी होती है, लेकिन मेल का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है. बट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ विजिट, पहले ही दिन मैं हमारे यहाँ पे मेल फैक्टर को रूल आउट करने के लिए सीमेन एनालिसिस करवाती हूँ. तो फर्स्ट यू हैव टू रूल आउट द मेल फैक्टर, देन आफ्टर if there is no any problem in semen analysis, then you can advise the investigation to female. Like first USG on the day 3 of the menses to find out the causes of PCOS, POF, ovariensis, to note the uterus size. If it is infantile uterus, then again it causes the infertility. So we have to note the uterus size, endometrium thickness, any kind of fibroid or polyp. If there is no any anomaly in day 3 USG, then you have to advise ovulation study from 10th day of the menstruation to find out the anovulation, delay ovulation, or the LPD. LPD means luteal phase defect. Some patient may have the early ovulation, then it can lead the LPD. If there is no any problem in the ovulation study, like patient को day 14th में ovulation हो रहा है और nothing else, then you have to treat the patient for 3 months. हम उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन देके 3 महीने तक उसकी ट्रीटमेंट करेंगे. स्टिल पेशेंट is not conceived, then you have to advise HSG. मतलब ये नहीं कि पेशेंट जब भी फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है और उसे HSG करवा दो, बिकॉज इट इज अ इन्वेंसिव प्रोसीजर. देन अगर 3 महीने हमने ट्रीटमेंट की, ओव्यूलेशन हो रहा है, फिर भी कंसेप्शन नहीं है, देन यू कैन एडवाइस दी HSG. तो HSG से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि एनी ट्यूबल फैक्टर है या फिर कोई एनोमाली है. ब्लड टेस्ट है वो साइमल्टेनियसली करवाने हैं विद दिस USG. On day 3rd, FSH, LH and prolactin is indicated. According to the constitute of the patient, you can advise thyroid function test also. Here, if patient has the history of recurrent abortion, then you have to advise torch test. Now, male factor. जैसे सीमेन एनालिसिस की मैंने बात की, to rule out the male factor, first investigation is semen analysis. In semen analysis, we have to assess the sperm count, sperm morphology and this motility of the sperm. If it is a case of oligospermia or even the azoospermia, then second step is USG scrotum. USG scrotum है, उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई cyst है या वेरिकोसिल है, हाइड्रोसिल है. So because of these anomalies like वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल और एनी cyst, उसकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया या तो एजोस्पर्मिया डेवलप होता है. देन अगर हमने वो रूल आउट नहीं किया और सिर्फ हम शुक्रजनक औषधि देते रहे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. अगर उसमें सिस्ट है, लाइक हाइडेटिडी सिस्ट है या फिर वेरिकोसिल है, देन अकॉर्डिंग टू दी एनोमाली और द कंडीशन वी हैव टू गिव मेडिसिन. मेरा एक पेशेंट था, वो महाराष्ट्र से ही था, वो एजोस्पर्मिया का था. उसमें USG स्क्रोटम करवाने पे उस पे सिस्ट थी, देयर इज अ स्मॉल सिस्ट. तो उसे मैंने पंचकर्म करवा के वरुणादिक्वाथ और कांचनार गुगलू दिया. दो इट इज उष्ण वीर्य औषधि, बट उससे भी वो सिस्ट डिजोल्व होने के बाद आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद सीमेन एनालिसिस करवाने पे उसमें स्पर्म प्रेजेंट थे, लाइक स्पर्म काउंट मिल रहे थे. सो डायरेक्टली सीमेन एनालिसिस करवाने के बाद अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो कोई भी शुक्रजनक औषध स्टार्ट नहीं करनी है. फर्स्ट यू हैव टू डू USG स्क्रोटम एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी हैव टू ट्रीट. अगर एजोस्पर्मिया है और USG स्क्रोटम में कोई एनोमाली नहीं है, लाइक देयर इज नो एनी वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल, सिस्ट, देन यू हैव टू एडवाइस टेस्टिकुलर बायोप्सी. अगर बायोप्सी करवाने पर वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट मिल रहे हैं या फिर स्पर्म का जो फॉर्मेशन करने वाले सेल प्रेजेंट है
then only you have to treat the patient. Otherwise, there is no any scope. So this is all about the male factor. Then अभी investigation related to infertility के बाद the common condition that we found during our OPD days, that is the vaginal discharge. So basically in vaginal discharge wet vaginal smear is indicated, but वो routine में practice हम नहीं करते हैं. Like wet vaginal smear है वो इतना routine investigation नहीं है. Then second, that is pap test. Like pap test, it is a screening procedure. So it is indicated in a sexually active woman. But again, इंडिया में वो भी like screening process है, वो भी एक routine custom में नहीं हो रही. अगर पेशेंट को सर्वाइकल इरोजन है, chronic white discharge की complaint है, then you have to first do per speculum examination and then advise the patient, or you have to take the pap smear. अगर pap smear में कोई एनोमली है, एनोमली इन द सेंस लाइक CIN 1, 2 ऐसी कोई भी कंडीशन है, then we have to advise colposcopy with cervical biopsy to find out the malignant condition. Here I mentioned the blood sugar in cases of vaginal discharge. Again OPD में ज़्यादातर अगर पेशेंट को डायबिटीज की हिस्ट्री है, अगर डायबिटीज है या फिर नहीं भी है, लेकिन पेशेंट को रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेसिफिकली ईचिंग, वजाइनल ईचिंग और कर्डी डिस्चार्ज है, देन यू हैव टू एडवाइज फास्टिंग ब्लड शुगर, बिकॉज डायबिटीज की वजह से भी वजाइनल डिस्चार्ज है वो रिकरेंट रहता है. Urine routine micro is indicated in cases of vaginitis, burning micturition or any associated symptoms of the UTI. Or last one, that is the CBC. If a patient has the fever and the fever with vaginal discharge, then CBC is indicated. Again, here the screening process of pap smear according to the age, the pap smear frequency that is mentioned in this slide. So basically pap smear, it is a OPD based procedure. We have to take two smear or two swab. One is from the ectoderm and second one is from the endoderm. Basically it is taken from the transformation zone. Like अगर हम सर्विक्स की एनाटोमी देखते हैं तो एक्टोडर्म है उसमें स्क्वेमस सेल है, एंडोडर्म है उसमें कॉलमनर सेल है. अगर उसमें कोई अल्टरेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में हमें मिलता है, दिखता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक टू स्वैब, वन फ्रॉम एक्टोडर्म एंड सेकंड वन इज फ्रॉम एंडोडर्म. सो उसके लिए पेशेंट को पोजीशन देके फर्स्ट को स्पेक्युलम इंसर्ट करना रहता है. Then we have to use air spatula and the brush. Spatula जो है उससे हम ectocervix means the outer part of the cervix, वहाँ से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे. सेकंड जो है वो है it is from the endocervix and it should be taken from the brush, use of brush. और दोनों सैंपल लेके we have to prepare the slide को प्रिपेयर करके फिर उसमें फिक्सेशन करना रहता है विद द फिक्सेटिव सॉल्यूशन. फिक्स करके आप स्लाइड को लेबोरेटरी में भेज सकते हैं. नाउ फर्दर जो काम है वो लेबोरेटरी में होगा, वो उसका इवेल्युएशन करके आपको रिपोर्ट सेंड करते हैं. सो उसमें जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो भी आपको पता होनी चाहिए. देयर इज द बेथेस्डा सिस्टम. उसमें स्क्वेमस सेल एब्नॉर्मलिटीज है और ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल एब्नॉर्मलिटीज के ग्रेड रहते हैं, जैसे SIL लो ग्रेड स्क्वेमस एपिथेलियन एंड हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियन लेजियन. लो ग्रेड में CIN 1 आता है, हाई ग्रेड में CIN 1, 2 आता है, ऐसे करके उसके ग्रेड रहते हैं. सो विद दिस pap smear वी कैन रूल आउट द कंडीशन ऑफ सर्वाइकल मैलिग्नेंसी, और अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो वी कैन ट्रीट दिस कंडीशन ऑल्सो. लास्ट, दैट इज द ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स. अगेन in the condition of breast pain या फिर breast lump, nodule in the breast, we have to advise some investigations. So routine breast cancer screening is again must
to find out the early cases of the breast cancer. So with the help of mammography, we can find out the early changes of breast cancer. Basically, if patient has the pain in a breast or the lump in the breast, first you have to advise ultrasonography, USG breast, because mammography is not indicated below the or at the younger age, like if it is less than 35 years. पेशेंट 35 इयर्स की कम एज में आता है और उसे पेन है, नोड्यूल है, फर्स्ट यू हैव टू एडवाइस यूएसजी. अगर यूएसजी में कोई फाइंडिंग है देन यू कैन एडवाइस मैमोग्राफी. सो नेवर डायरेक्टली एडवाइस मैमोग्राफी इन अ यंगर एज. मैमोग्राफी है वो ओल्ड एज में हम प्रिस्क्राइब करेंगे, एडवाइस करेंगे. अगर सॉलिड लेजन है तो कोर नीडल बायोप्सी इज इंडिकेटेड. मैमोग्राफी में फाइंडिंग है तो देन आफ्टर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, दैट इज एफएनएससी, इज इंडिकेटेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस प्रोटोकॉल रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी. सो थैंक यू. If you have any question, then you can ask. Thanks, ma'am. Thank you very much. So, will you guide something about per vaginal examination, PV examination? Yes, sir. Just guidelines. Yeah. Examination. So that's why I have not included these things in this slide. But basically, by discharge का patient है या फिर patient further कोई painful condition है, pain in pelvic region, then हम PV examination करवाते हैं. PV examination and per speculum examination. Yeah. Per examination is indicated to find out the shape, position and the size of the uterus. तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से हम यूट्रस है उसकी पोजीशन क्या है, जैसे नॉर्मल पोजीशन रहती है वो एंटीवर्टेड, अगर वो रिट्रोवर्टेड है तो हम वो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं यूट्रस बल्कि है, उसमें टेंडरनेस प्रेजेंट है कि नहीं. पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में राइट हैंड की 2 फिंगर्स है, हम वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स में इंसर्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड है उसको हम एब्डोमेन पे रख के उसमें असेसमेंट करते हैं. अगर कॉर्निक्स में टेंडरनेस है तो देयर मे बी बिकॉज ऑफ द पीआईडी, pelvic inflammatory disease, hydrosalpinx or any kind of disease. Likewise, साइज ऑफ यूट्रस भी असेस करते हैं. बल्कि यूट्रस है और उसमें पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग है तो देन वी कैन कंसीडर लाइक यूट्रस की साइज बड़ी हुई है तो माइट बी इट इज बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्राइटिस. तो ये पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है. और पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन से स्पेसिफिकली जो सर्विक्स रिलेटेड पैथोलॉजी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन हियर वी हैव टू यूज सिमी स्पेक्युलम और द कस्कस स्पेक्युलम एंड एग्जामिनेशन करके सर्वाइकल इरोजन है, सर्विसाइटिस है, देन दैट इज वी कैन विजुअलाइज. Yes. One more question, मैडम, कि लाइक अनमैरिड लड़कियों में हम लोग इन्वेस्टिगेशंस को लेकर कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस ले क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग उनमें पीवी भी नहीं कर सकते, मैमोग्राफी भी नहीं सजेस्ट कर सकते, एंड देयर आर मेनी केसेस अबाउट द वजाइनल डिस्चार्ज एंड डिस्मेनोरिया. तो मतलब पूरा मतलब परिवार भी चिंतित हो जाता है कि अभी कैसे हैंडल करे सिचुएशन को ऐसे. सो विल यू प्लीज स्टॉप शेयरिंग. सो yeah. So in basically in unmarried patients we can't perform per vaginal and per speculum examination. और ऐसा पेशेंट भी होते हैं कि जो वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट लेके आते हैं तो हम लोकल इंस्पेक्शन करते हैं. पाल्पेशन या वो नहीं कर सकते, जस्ट इंस्पेक्शन करते हैं कि पेरीफेरी में कोई फंगल इन्फेक्शन या ऐसा कुछ नहीं है. सेकंड थिंग, अगर पेशेंट को ज़्यादा डिस्चार्ज है तो उसके डिस्चार्ज के साथ फीवर या कुछ अदर सिम्टम्स है यूटीआई रिलेटेड तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं. और ज़्यादातर मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है जो यंगर एज में वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट लेके पेशेंट आती है
तो उसमें हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी वो वाइट डिस्चार्ज है वो ज़्यादा रिकरेंट रहता है। तो उसमें मैं सीबीसी भी करवाती हूँ, जिससे हम हीमोग्लोबिन की जांच करके अगर लो हीमोग्लोबिन है तो उसे हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए कोई भी लाइक धात्री लो ऐसा कोई भी पुनर्नवा मंडूर हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ये होगा। फिर पेशेंट को pelvic tenderness है, like white discharge with abdominal pain or the pelvic pain, then USG abdomen is indicated। तो USG abdomen करवाने से हमें उसमें यूट्राइन पैथोलॉजी है वो पता चलती है। अगर उसमें फाइब्रॉइड है, कुछ भी सिस्ट है, अभी मेरी एक पेशेंट है 16 ईयर्स की है, उसमें भी ओवेरियन सिस्ट, बिग साइज की ओवेरियन सिस्ट है वो डेवलप हुई है, तो वी कैन एडवाइज USG। Yes, yes, definitely. Same way, are there any specific conditions or like indications for pregnancy also? Same way, if pregnant woman is having some complaints about the breast or the vaginal area part पर, तो हम लोग कैसे वहाँ पे डील करें? यस मैम, एक्चुअली मेरा पीजी का थीसिस ही उस पे था कि Very nice. उपप्लुता व्यापक था कि जिसमें प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, और अगर प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो उसमें हम पर्सपेक्युलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो विगरसली नहीं करनी है, हम बहुत ही मतलब प्रिकॉशन रख के पर्सपेक्युलेशन कर सकते हैं, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर उसको लोकल ट्रीटमेंट करनी है, लाइक उसमें योनि प्रक्षालन नहीं होता है, पर जैसे हमें दातक आदि वर्ती है या वेजाइनल सपोजिटरी है, वो हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में एज सच वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम पर्सपेक्युलम एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। और दूसरी ये भी है कि इवन प्रेगनेंसी में जरूर है तो फिर पैप टेस्ट भी करवा सकते हैं। Yes, yes, definitely. Doctors, any questions from your side? You can ask directly, Dr. Vaishali, Dr. Bhakteji, Dr. Gautam, Dr. Kanwalji, Dr. Richa. If there are any questions, yes, please. और एक मेरा भी सवाल था कि मैमोग्राफी एंड मैमोसोनोग्राफी हम लोग कब इंडिकेट करें, मतलब कुछ डिफरेंस है उसमें कि कब क्या करना है? बेसिकली मैडम लाइक गर्ल्स में या मतलब मैरिड वुमेन्स में ऐसे कुछ इंडिकेशंस है? यस, यही है मैम कि अगर यंगर एज है तो बेटर है कि हम USG एडवाइस करते हैं, सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। और ओल्ड एज है उसमें जहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंस है मैलिग्नेंसी का, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर आर मोर प्रिवेलेंट इन दी ओल्डर एज, सो इन दैट कंडीशन मैमोग्राफी हम एडवाइस करेंगे। मेन प्रॉब्लम ये रहता है अगर ज़रूरत है, फीचर्स मिल रहे हैं, तो यू कैन लाइक यंगर एज में भी मैमोग्राफी हम एडवाइस कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि मैमोग्राफी में रेडिएशन का ज़्यादा वो रहता है, इसीलिए कंफर्म है कि यहाँ पे मैलिग्नेंट चेंजेस हो रहे हैं, देन ओनली वी हैव टू एडवाइस मैमोग्राफी। Yes, yes, definitely. Yes, yes, definitely. Yeah. Any questions, doctors? Dr. Kanwalji, Dr. Richa, Dr. Swati, Dr. Gautam. It's the best opportunity to speak directly with the expert speaker. So, if anything. और एक थोड़ा सा मैडम की लाइक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एंड सीरम इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली आप कुछ ऐसे बताएंगे कि इसमें लाइक सिस्ट में फाइब्राइड, वैसे तो रूटीन सीबीसी तो वी प्रेफर ऑलवेज, बट any specific conditions, any specific cases as per your experience to share with us? जैसे मैंने बोला कि जैसे ओवेरियन सिस्ट है, इफ इट इज अ लार्ज साइज सिस्ट एंड स्पेसिफिकली इफ इट इज हेमरेजिक वन, देन उसमें हम CA-125 भी एडवाइस करते हैं। सो वो मैलिग्नेशन है, उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, सो CA-125 इज इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ बिग साइज हेमरेजिक सिस्ट। एंड लाइकवाइज PCOS है जिसमें हम स्मॉल सिस्ट डेवलप हुई है, देन सीरम FSH LH वो जो हार्मोनल ऐसे है उसमें हम एडवाइस करेंगे। Yes, yes, yeah. Any more questions? I think almost all the part covered. और एक ये था कि लाइक मूड गर्भ या कुछ ऐसे अनयूजुअल कंडीशंस है जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में, या आर देयर एनी स्पेशल इंडिकेशंस अकॉर्डिंग टू योनि व्यापदा?
मैडम जो Same way USG and all. Yeah. सो योनि व्यापक, बेसिकली योनि व्यापक जो है ना मैम, तो उसमें सारे गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस है वो उन्होंने एनरोल कर ली है। जैसे मैंने बीच में बताया कि जैसे अरजस्का योनि व्यापक, अरजस्का योनि व्यापक में स्पेसिफिकली बताया कि काश्य वेवण्यम जननी वृषम, और स्पेसिफिकली उसमें क्या हो, रस क्षय है। और मैंने जो हार्मोनल एसे में बात किया कि उसमें लो FSH है, वो भी लाइक एनोरेक्सिया की कंडीशन में डेवलप होता है। तो लाइकवाइज हम उसे वो इन्वेस्टिगेशन अरजस का है, पेशेंट लीन एंड थीन है, एमेनोरिया डेवलप हुआ है, देन यू कैन एडवाइज FSH लेवल टू फाइंड आउट द कंडीशन। सेकंड थिंग, जैसे वामिनी योनि व्यापक है, तो वामिनी योनि व्यापक को हम ल्यूटियल फेस डिफेक्ट के साथ कोरिलेट करते हैं। तो अगेन वामिनी योनि व्यापक को फाइंड आउट करने के लिए USG करवाना रहता है। तो USG में अगर अर्ली ओव्यूलेशन है, जल्दी से ओव्यूलेशन हो रहा है, देन इट इज बिकॉज ऑफ दिस वामिनी योनि व्यापक। तो जो भी योनि व्यापक है उसको कहीं ना कहीं सारे गायनिक डिसऑर्डर्स के साथ हम कोरिलेट तो करते ही है, और अकॉर्डिंगली वी कैन एडवाइज द इन्वेस्टिगेशन। Definitely. Okay. So I think there are no any such specific questions because आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया है सब कुछ. Just 1 minute we will give to our doctors all if any questions are there. Yes, please. Dr. Kanwal ji, Dr. Gautam, Dr. Manisha. Okay, madam. So, yes, informative session. Thank you very much. So, और कुछ इनफर्टिलिटी के लिए वगैरह स्पेशल इंडिकेशंस वगैरह है मैम आपकी तरफ से, या जैसे कि कौन से कंडीशन में हम लोग कैसे रूल आउट करें? बाकी तो ये तो ठीक है USG है, या लेकिन लाइक उधर पैटर्न वगैरह जो बताया है ना आयुर्वेद में, या ऐसे इन क्यूरेटिव टाइप मध्ये क्यूरेटिंग करना वगैरह, तो वो कितना आप सजेस्ट करती है? मैंने जितनी मतलब इनफर्टिलिटी के रिलेटेड पेशेंट्स को ट्रीट किया है ना, उसमें ज़्यादातर मुझे ये कोई इन्वेंसिव प्रोसीजर करवाने की या फिर वो एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं रही है। बेसिकली ये है कि DNC उधर पैटर्न तो वो उन्होंने जो सीजरियन सेक्शन के कंटेक्स्ट में बताया हुआ है कि अगर गर्भ है या मृत गर्भ है तो उस टाइम पे उसे उधर पैटर्न करके भी उसका निर्धारण कर सकते हैं। बट जो DNC है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, तो वो ज़्यादातर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंडीशन है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो इनफर्टिलिटी के रिलेटेड है उसमें DNC वो करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर पेशेंट का जो एंडोमेट्रियम है वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है हॉर्मोन्स को, दैट इज उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, समटाइम्स क्या रहता है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस जितनी बढ़नी चाहिए वो नहीं हो रही, तो उस टाइम पे एडवाइस कर सकते हैं। और ओव्यूलेशन स्टडी जो हम करते हैं इनफर्टिलिटी में, इज देयर एनी इंडिकेशन कितने समय करना है या हर महीने कर सकते? हाँ, यही है, मैंने कुछ इंडिकेशन है? हाँ मैम, अगर लाइक पेशेंट को फर्स्ट मंथ में ही हमने ओव्यूलेशन स्टडी करवाई और उसमें 14 हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल ओव्यूलेशन, तो हम 3 साइकिल तक ओव्यूलेशन स्टडी करवा के जो 14th डे के अराउंड में पेशेंट को बोलेंगे कि आप इंटरपोज करो, हाँ, और 3 साइकिल को अगर रिजल्ट नहीं मिलता है देन हम उन्हें HSG एडवाइस करेंगे। मतलब कि ओव्यूलेशन तो हो रहा है लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज है तो माइट भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो इन दैट कंडीशन आफ्टर 3 साइकिल करवाने के बाद हम फिर उनको ये HSG करवाते हैं। लेकिन अगर ओव्यूलेशन में डे 1 से ही प्रॉब्लम है, लाइक फर्स्ट साइकिल में ही हमें पता चलता है कि इसमें एनोव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है,
तो जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक हमें मेडिसिन देके उसको ये वाली ओव्यूलेशन स्टडी करवानी रहती है। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। और जैसे कि बाकी तो हम लोग जानते हैं मैमोग्राफी या सोनोग्राफी तो रिपीटेशन तो ज्यादा नहीं करना है, कुछ मतलब डिस्टेंस रखना भी जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे इस पे प्रभावित होते हैं, हमारे शरीर के अंग अवयव। तो बिल्कुल इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे कि लाइक सिस्ट के लिए भी, फाइब्रॉइड के लिए भी, पेशेंट्स को भी लाइक ये होता है ना कि बार बार कितनी बार करें हम लोग, तो इसका भी कुछ इंडिकेशन है क्या? हाँ यस, एक्चुअली अभी फाइब्रॉइड के केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं, फाइब्रॉइड और भी एडेनोमायोसिस बोथ, और दोनों की वहाँ से यही आता है। मतलब मॉडर्न डॉक्टर को अगर वो कंसल्ट करके आते हैं तो उनको हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस करते हैं। तो हम यहाँ पे पेशेंट को मैं जो ट्रीट करती हूँ, अगर फाइब्रॉइड की साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से कम है और पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैं पेशेंट को वापस से यूएसजी करवाती हूँ। उसमें देखते हैं कि साइज कितनी कम हुई और सिम्टम्स में कितना रिलीफ है। तो लाइकवाइज अगर पेशेंट को सिम्टम्स रिलीफ हो गए हैं, साइज भी काफ़ी डिक्रीज हो गई है, देन आफ्टर 6 मंथ के बाद उसको यूएसजी वापस से एडवाइस करते हैं। तो ये जो फॉलोअप रहता है ना, वो जब तक उसको मेनोपॉज नहीं आता है तब तक हम करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स एंड लाइक साइज ऑफ द फाइब्रॉइड। अगर एक बार मेनोपॉज आता है उसके बाद क्या होगा, जैसे हार्मोन्स विड्रॉल होते हैं और वो फाइब्रॉइड है उसकी साइज श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, देन आफ्टर हमें उसका कोई मैनेजमेंट करना नहीं रहता है। तो ये है कि ऐसे करके हम यूएसजी एडवाइस कर सकते हैं। इवन मेरे अभी 2-3 पेशेंट मैम वो भी है कि जिसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा है और वो पेशेंट एलोपैथी की कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहता है, तो उससे मैंने ये आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट की है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि 3 मंथ्स में यूएसजी रिपीट करवाती हूँ। हेमोग्राफी नहीं करवाई, हेमोग्राफी ईयरली करवाती हूँ, लेकिन ये जो यूएसजी है वो 3 मंथ्स में रिपीट करवाती हूँ, बिकॉज ऐसे हमें उनको ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है वो तो है। और आफ्टर ऑल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सिम्टम्स, साइन, इसका भी इम्पोर्टेंस है ही बिल्कुल। बट कई बार ये दुविधा हो जाती है ना कि लाइक क्या करें, हम कैसे हैंडल करें इन्वेस्टिगेशंस को लेकर। तो इसीलिए एक ये गाइडलाइन था। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर मैडम से, इन आयुर्वेदिक वजाइनल सपोजिटरीज इन ल्यूकोरिया आयुर्वेदा मैनेजमेंट ऑफ बार्थोलियन सिस्ट। ये अपने से रिलेटेड नहीं, बट स्टिल इफ यू कैन या हाँ, आयुर्वेदिक वजाइनल सपोजिटरीज मैंने जो बताया ना, जैसे धातक्यादि वर्ती है, Vartis can be used, yeah, Vartis can be used very nicely in this condition. निम्बादी वर्ती पे भी काफी काम हो चुका है, आईपीजीटी में निम्बादी वर्ती के ऊपर भी काम हुआ है, लेकिन वो क्या एज सच मार्केट में कोई वजाइनल सपोजिटरी अभी वो अवेलेबल नहीं है। हमें वो अपनी फार्मेसी में प्रिपेयर करके फिर प्रिकॉशंस के साथ पेशेंट को देनी रहती है। जी जी। और एक था कि मैम जैसे नॉर्मली मेनोपॉजल में हॉट फ्लैशेस या कुछ जो भी सारे सिम्टम्स है, इसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशंस कराना या ऐसे ही चल जाता है विदाउट इन्वेस्टिगेशंस? अगर क्लिनिकली हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट अभी मेनोपॉज में ही है, सो सिर्फ यूएसजी करवाओ, नो एनी अदर हार्मोनल ऐसे इज नीडेड। बट वो यूएसजी भी कब करवानी रहती है कि अगर प्री मेनोपॉज में जो इरेगुलर ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो फाइंड आउट करने के लिए कि मेनोपॉज की वजह से है कि या फिर अदर कोई पैथोलॉजी भी यूएसजी यूट्रस के अंदर डेवलप हो रही है, तो वो रूल आउट करने के लिए हम यूएसजी करवाते हैं। बाकी अगर क्लिनिकल क्लियर कट फीचर्स मेनोपॉज के जो डेवलप हो चुके हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशंस। या जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन कि जो आजकल बहुत ही फैशन चल रहा है कि ईयरली बॉडी चेकअप का लाइक करना चाहिए, बट या क्या ये जरूरी है, और या आपका कुछ गाइडलाइन होगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी में आप लाइक 50 के ऊपर की एज है तो आप पैप्समियर इतने 1 साल में कराओ या मैमोग्राफी 1 साल में कराओ, तो 1 साल में करना जरूरी है या इसका कुछ एक इंडिकेशन है खास शास्त्रों में? नहीं मैडम, वो हम ईयरली नहीं करवाते। जैसे पैप्समियर है तो अगर एक रिपोर्ट नॉर्मल है तो आफ्टर द एज ऑफ 60, और अगर 60 के पहले है तो 5 इयर्स के बाद करवाते हैं, 60 के बाद है तो 3 इयर्स में करवाना रहता है पैप्समियर। इन बिटवीन अगर कोई सिम्टम्स है, लाइक पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप हुए, जैसे टच ऑन ब्लीड है, पोस्ट वाइटल ब्लीड है,
देन आफ्टर इट इज इंडिकेटेड। अदरवाइज रूटीन स्क्रीनिंग है वो 3 इयर्स या 5 इयर्स के ड्यूरेशन में हम रिपीट करवाते हैं। लाइक मेमोग्राफी है वो भी 5 साल के बाद एक मेमोग्राफी करवाई, रिपोर्ट नॉर्मल है, देन आफ्टर 5 इयर्स यू कैन एडवाइज दिस मेमोग्राफी अगेन। Yes, yes, yes. Yes, definitely. Thank you very much, madam. Very nicely you are explaining all the questions and I'm only asking the questions. Thank you very much. Just a little doubt of our Dr. Barthulian cyst के बारे में कुछ बताइए, medications आयुर्वेदिक। मैडम बार्थोलियन सिस्ट है ना, उसमें ओरल मेडिकेशंस में त्रिफला गुगलू, वरुणादिक्वाथ और लोकल एप्लीकेशन के लिए हम दशांग लेप देते हैं, तो उससे ही काफी हद तक उसमें रिलीफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Yes, yes. So I think we are on the last stage of this session. Really informative. So thank you very much. कोई सवाल है किसी का? Are you asking anything? So बहुत बहुत आभार मैडम आपका। आयुष दर्पण की तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आगे भी हम सेशंस कराएंगे आपके, आपका जो स्टडी चल रहा है ना ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो वो भी हम एक बार अगले महीने में रखेंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका समय के लिए। धन्यवाद। Thank you very much. All the viewers also, all the doctors also who are watching this show on Facebook also. So thank you very much. Thanks a lot, Ayush Darpan. Thank you. Namaskar.